नमस्कार दोस्तों, डेली जीएस एनालिसिस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक और टॉपर की कॉपी लेकर आया हूँ। ये कॉपी श्री सुनील कुमार धनवंता जी की है, जिनको 2021 की यूपीएससी परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल हुई थी। तो ये हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी थे, इसीलिए मैं आपके सामने इनकी कॉपी को लेकर आया हूँ। ये टेस्ट कॉपी इन्होंने दिल्ली सेंटर पर जो है 2/9/2019 को सबमिट की थी और 2021 में इनकी 22वीं रैंकिंग आई थी। अगर मैं इनके मार्क्स की बात करूं तो 1016 नंबर इनको आए थे 2026 में से, और इसके अकॉर्डिंग जो है इनको 22वीं रैंक हासिल हुई थी। ये उत्तर प्रदेश कैडर में एज ए आईएएस ऑफिसर जो है पदस्थ हैं। और इनके विषय के बारे में बात करूं कि जो वैकल्पिक विषय था इनका वो था हिंदी साहित्य। ये जो है अनुसूचित जाति यानी एससी से आते हैं और लगभग 26 साल की उम्र में इनको जो है ये सफलता हासिल हुई थी। रहने वाले वैसे ये कोटपुतली राजस्थान के हैं और ये इनका लगभग चौथा अटेम्प्ट था। इससे पहले भी ये 2 बार सर्विसेज में जो है सेलेक्ट हो चुके हैं। पहली सर्विस इनकी IRAS थी, इंडियन रेलवे एंड अकाउंट सर्विसेज, जिसमें इनकी रैंकिंग आई थी 683 2018 के एग्जामिनेशन में। एंड दूसरी बार इनकी जो रैंकिंग आई थी वो 662 थी 2019 के एग्जाम में, जिसके जरिए इनको जो IPS मिला था। और 2021 में इनको 22वीं रैंक हासिल हुई, जिससे ये डायरेक्ट IAS बन गए। अगर मैं इनकी शिक्षा की बात करूं तो इन्होंने बीटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से और MA कर रखा है ज्योग्राफी से। बीटेक इनका IIT दिल्ली से है और MA जो है ज्योग्राफी से ये JNU से है इनका। सो आइए बिना देर किए इनके आंसर कॉपी को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे लिखा जा सकता है एक सिविल सेवा परीक्षा में, और आपको किस तरह से अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करना है। यह वीडियो पूरी तरीके से सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग्स में जाकर के तैयारी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को पढ़ तो लेते हो, लेकिन उसको लिखा कैसे जाए, लिखने का तरीका क्या हो, क्या पैटर्न फॉलो करके अच्छे नंबर लिया जा सकता है। सिर्फ इस पर्पज से इस वीडियो को बनाना मेरा मकसद है, ठीक है। ये किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट या पब्लिकेशन या पब्लिसिटी के लिए नहीं है। तो कोशिश करें कि इससे सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ने में मदद ले, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। यह विधेयक देश में पारदर्शी शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है। 150 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है, आंसर को लिखना है, और ये 10 नंबर का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द राइट टू द इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019? हाउ डज द बिल अफेक्ट्स द ट्रांसपेरेंसी रिजाइन इन द कंट्री? 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इन्होंने कैसे लिखा है इसको। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था, जो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद आगे लिखते हैं कि 2019 के संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। इन्होंने अब पॉइंट वाइज सभी विशेषताओं को लिखा है। सबसे पहला लिखा है इन्होंने, मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, शर्तों, कार्यकाल व सेवा शर्तों का निर्धारण अब केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। ये पहली चीज इन्होंने लिखी है। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है, अब सूचना आयुक्तों को निर्वाचन आयुक्तों के समान दर्जा प्राप्त नहीं होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट लिखा है, इनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान। उसके बाद इन्होंने इसका प्रभाव लिखा है। सबसे पहला प्रभाव है, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति इत्यादि में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने से उनकी स्वतंत्रता कम हो सकती है। सरकार के खिलाफ सूचनाओं को छुपाया जा सकता है। ये जो है इसका प्रभाव बता रहे हैं। दूसरा है कि कई NGOs द्वारा इस संशोधन का विरोध किया जा रहा है। उनका मत है कि यह RTI की मूल भावना को समाप्त कर देगा। ठीक है। अब इसके बाद लिखा है, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुशासन के प्रमुख तत्व माने जाते हैं और स्वस्थ लोकतंत्र में इनका होना अत्यंत आवश्यक है। अतः इस कदम पर गंभीर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है तथा इसकी न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने अगला प्रश्न लिखा। देखिए क्या होता है, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखा ही नहीं इन्होंने, ये तो बहुत छोटे से शब्दों में जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया। रीज़न बीइंग, आपको उन सभी पॉइंट्स को बताना है, वो भी सिर्फ 150 वर्ड्स में, जो इम्पैक्ट कर रही चीज़ों को। लिखने को तो आप कम से कम 4 पन्ने 6 पन्ने भी लिख सकते हो इसी चीज़ को लेकर के, लेकिन जो वर्ड लिमिट हो उसको क्रॉस नहीं करना है। एक वर्ड लिमिट जो अगर 150 दी है तो 500 वर्ड्स में उस आंसर को लिख के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने हैं। तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक चीज़ों के बारे में बता दिया जाए। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले सूचना के अधिकार के बारे में बता दिया, उसके बाद इसके क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में बता दिया कि किसकी शक्तियां बढ़ेंगी, किसकी शक्तियां घटेंगी। इसके बाद इसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे आम जनमानस पे, या जो शक्तियां हैं उसको घटाने या बढ़ाने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है आगे इन्होंने अगले प्रश्न के बारे में लिखा है,
तो यहाँ से इस चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ नहीं लिखा जा सकता था, तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। सामान्यतः संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है? 150 शब्दों में लिखना है। 10 नंबर का प्रश्न है ये भी। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368। व्हाई दिस अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज बीन ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड। तो यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज शब्द को इन्होंने भी अंडरलाइन कर रखा है, यानी कि इसके बारे में बुराई या इसका जो है आलोचना क्यों होता है इसके बारे में बताया जाना है सबसे पहले। तो अनुच्छेद 368 का इन्होंने सबसे पहले जो है इसके बारे में बताना शुरू किया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रियाओं का समावेशन किया गया है। सबसे पहला कौन सा है? सामान्य संशोधन प्रक्रिया, साधारण बहुमत द्वारा पारित होना, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण, इसको बोलते हैं सामान्य संशोधन प्रक्रिया। इसके बाद दूसरा क्या है? विशेष संशोधन प्रक्रिया, उपस्थित व मत देने वालों के 2/3 बहुमत तथा सदन की कुल संख्या का बहुमत, उदाहरण के लिए मूल अधिकारों में संशोधन। तो कम शब्दों में अधिक से अधिक बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद तीसरा है विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया, विशेष संशोधन प्रक्रिया द्वारा आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन, उदाहरण के लिए राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया एवं 7वीं अनुसूची। ठीक है, अगला देख रखा है इन्होंने कि संशोधन प्रक्रिया की आलोचना के कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण क्या लिखा है? नए राज्यों के निर्माण में राज्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं है। तो नए राज्य जो बनते हैं उसमें राज्य का कोई भूमिका नहीं होता है, अन्य राज्य उसमें कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। सीधा सीधा केंद्र के हाथ में होता है कि बनाना है नहीं बनाना है, कितना क्षेत्र देना है, कौन कौन से जिले दूसरे राज्यों से लिए जाएंगे, लेकिन इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है, इसीलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा है विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है, तो इसका जो है समय बहुत लग जाता है इस चीज़ को जो है अमेंडमेंट को पारित होने में, इसलिए ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। और तीसरा है जनता की राय का समावेशन नहीं, यानी जनता क्या चाहती है। जैसे कि बिहार और झारखंड को अलग कर दिया, तो झारखंड की जनता क्या बिहार में रहना चाहती थी या बिहार की जनता झारखंड में रहना चाहती थी? तो इसमें जनता की राय का कोई समावेशन नहीं होता है, अपनी इच्छा अनुसार जो जैसे किया जाना है वो केंद्र सरकार द्वारा कर दिया जाता है। इसके बाद आता है राज्यसभा का आवश्यक गतिरोध। तो इसमें जो है राज्यसभा जो है कई बार बीच में आती है, अनावश्यक तौर पे उसको रोकती है, आगे प्रोसेस करवाती है, फिर रोकती है, तो इसमें और लंबा समय लग सकता है। अगला प्रश्न है, जनहित का प्रत्येक विषय जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है, टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कमेंट कीजिए। ठीक है, अब इसको भी 150 शब्दों में लिखना है। जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस P.N. भगवती द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह लोकहित के मुद्दों के समाधान का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। सबसे पहले पक्ष में क्या क्या तर्क रखे गए हैं? तो पहला तर्क है कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने में सहायक, जैसे कि दिल्ली में CNG बस शुरू करने का निर्णय, BSVT लागू करने का निर्णय। दूसरा है स्वतः संज्ञान के माध्यम से अनेक मुद्दों पर समाधान किया जा सकता है। और तीसरा है सामान्यतः समाज के वंचित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सहायक है ये भी। इसके बाद इन्होंने लिखा है जनहित याचिका का विपक्ष में तर्क क्या क्या है। जनहित याचिका के विपक्ष में कौन कौन से तर्क हैं? सबसे पहला है इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होता है, जैसे कि कानून बनाने का अधिकार विधायिका को, परंतु न्यायपालिका द्वारा कानून बनाना। उदाहरण के लिए विशाखा दिशा निर्देश, 3 तलाक के मुद्दों से जुड़ा दिशा निर्देश जो थे, इसके लिए देखो कानून में आने का काम किसका है? विधायिका का है, लेकिन इसको निर्देशित किसने किया? तो ये न्यायपालिका ने कर दिया। तो इससे है इस पे इम्पैक्ट पड़ता है महत्वपूर्ण। न्यायपालिका अगर इस पे जनहित याचिका विपक्ष में तर्क ये आता है कि जहाँ पे जिसका काम नहीं वो भी अपने काम को वहाँ पे करने लग जाते हैं। इसके बाद दूसरा क्या लिखा है इन्होंने, इससे कार्यपालिका के ऊपर जनता का विश्वास कम होता है। ठीक है, इसलिए न्यायालय को उन्हीं मुद्दों में जनहित याचिका स्वीकार करनी चाहिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो तथा कार्यपालिका लंबे समय से इस पर कोई कदम नहीं उठा रही हो। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कई सीमाओं से ग्रस्त है, विवेचना कीजिए। सो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इज रिडल्ड विद सेवरल लिमिटेशंस डिस्कस। तो आपको जो है विवेचना करनी है यहाँ पे कार्यपालिका एवं संसदीय नियंत्रण के ऊपर। तो कार्यपालिका को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए उस पर संसदीय नियंत्रण का होना आवश्यक है। प्रमुख यंत्र क्या क्या इसके? सबसे पहला है स्थगन प्रस्ताव, दूसरा है निंदा प्रस्ताव,
तीसरा है विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव, चौथा है अविश्वास प्रस्ताव और पांचवा है कटौती प्रस्ताव। सकारात्मक पक्ष क्या क्या है इसके? सबसे पहला है सरकार को जवाबदेह बनाता है। दूसरा है कई बार सरकार को गंभीरता से मुद्दों पर विचार करने के लिए बाध्य करता है। तीसरा है कटौती प्रस्ताव के माध्यम से वित्तीय जवाबदेही दी जाती है। उसके बाद क्या विपक्ष में होता है इसके? तो सबसे पहला है सरकार पर न्याय का दबाव नहीं बना सकते, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है सरकार यदि बहुमत में है तो इसका सरकार पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद लिखा गया है विपक्ष के कमजोर होने पर यह तंत्र कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा है। आपको देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन नहीं पढ़ना है कि आपने कैसे लिखा है या किस तरह से लिखा है, लिखने का पैटर्न क्या है। लिखने के लिए बहुत से लोग सोचते हैं सर मेरी हैंड राइटिंग तो बहुत गंदी है, मैं कैसे लिखूंगा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए इसमें आप देखेंगे आप कोई बहुत अलग हैंड राइटिंग में नहीं लिखा गया है, साधारण सी हैंड राइटिंग है, बहुत साधारण सी, क्योंकि आपको जो वर्ड लिमिट है और जो टाइम दिया गया उसमें आप बहुत अच्छा जो है वो नहीं लिख सकते हैं कि हाँ बहुत बैठा बैठा के अच्छे से लिखा जाए। एकदम साधारण शब्दों में लिखना और साधारण तरीके से लिखना है कि पढ़ने में आ जाए बस। ये एकदम ऐसा भी ना हो कि एकदम पढ़ाई ना जाए और एकदम जो है कैलीग्राफी भी नहीं कर देना है कि एक ही आंसर लिखते लिखते 3 घंटे निकल जाए, राइट। तो साधारण शब्दों में अच्छे से लिखा जा सकता है। देखिए कोई भी आदमी इन सभी प्रश्नों को पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, पढ़ सकता है ना। तो इसी तरीके से और आपको हर एक चीज पॉइंट वाइज बताना है, क्योंकि पॉइंट में लिखने से हमेशा जो एग्जामिनर होता है उसकी नजर उन पॉइंट्स पर जाती है, उसे तथ्य दिखाई देती है कि भाई ये तथ्य भी यहाँ पे सही ढंग से लिखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलता है। अगर ये सारा कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही पैराग्राफ में लिख दिया जाता तो शायद कोई भी पहली दूसरी लाइन पढ़ने के बाद उसको छोड़ देता कि चलो सारा एक ही होगा। इसीलिए हमेशा जो है आप इसको पॉइंट वाइज लिखें, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं, जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मैं उनके प्रति इतना आश्वस्त हूँ क्योंकि मेरी भी शिक्षा जो है सरकारी स्कूल से ही हुई है। हमारे स्कूल में जो बच्चे होते थे इतनी बेहतरीन आंसर राइटिंग करते थे। अभी तो यूपीएससी में इतना बड़ा हुआ है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें। पहली से लेकर के 12वीं तक और ग्रेजुएशन तक तुमने जीवन भर आंसर राइटिंग ही करी है, लेकिन तुम आज तक अनजान हो कि आंसर राइटिंग क्या होती है। अरे बेवकूफ़ी वाली बातें कैसे करते हो। आंसर राइटिंग कोई हाथ पकड़ के लिखाना थोड़ी होता है। सिर्फ लिखने का तरीका जो आपने पढ़ा है उसको किस तरह से कागज पर एक्सप्लेन करना है, यही है सबसे बड़ी आंसर राइटिंग की कला। और ये आप सभी को आती है, जितने हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जिन्होंने भी थोड़ा सा ध्यान स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के वक्त दिया होगा, मैं जानता हूँ 99% लोगों को ये आता है। बशर्ते हवा बना दी गई है कि अरे आंसर राइटिंग करनी है। हमारे पास बच्चे आते हैं सबसे पहले सर आंसर राइटिंग कराएंगे ना। अरे आंसर राइटिंग हाथ पकड़ के थोड़ी लिखाया जाता है। घर जाके लिखो जो पढ़ा दिया गया उसको, और कोशिश करो अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने का। जहाँ जरूरत पड़े उसको ग्राफ के जरिए, मैप के जरिए, चार्ट के जरिए बताया जाए। दैट्स इट। इसमें कुछ नया थोड़ी करना है। तो देखिए किस तरह से इन्होंने यहाँ पे ये चार्ट जैसा बना दिया है, यहाँ पे मैप बना, ग्राफ बना रखा है, इमेज बना रखी है, जिससे आपको समझने में सीधी सी आसानी हो कि राजनीतिक दल क्या है और दबाव समूह क्या करते हैं। तो इसमें कुछ सीखने जैसा थोड़ी भी ना है। आपको आंसर पता है, उसको बस एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन आंसर्स को देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आया होगा कि आंसर राइटिंग क्या होती है और कैसे सबल पक्ष, निर्बल पक्ष या फिर जो है उसकी जो खास खूबियां हैं या उसकी बुराइयां, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन या जो प्रश्न है उसके बारे में बताना है कि ये होता क्या है। दूसरा उसके सबल पक्ष क्या है, उसके दुर्बल पक्ष क्या है और उसका प्रभाव क्या होगा। सिर्फ ये 3-4 चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा सकता है। इसके लिए कोई खास अहम जो है किसी प्रकार का स्पेशल जो है आपके अंदर ये नहीं होनी चाहिए, प्रतिभा नहीं होनी चाहिए कि नहीं भाई वो तो बहुत प्रतिभावान है वही कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। बहुत सिंपल चीज़ है। बशर्ते आप जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसी के बल पर इस चीज़ को आप निखार पाएंगे। अन्यथा आप जो है कोचिंगों के धक्के खाते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे कोई मेरे को सिखा दे। कोई सिखाएगा नहीं जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अपने आप से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं पसंद आई हो, आपको हेल्प करेगी आगे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए। इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। जो पढ़ा उसको घर जाके कागज पर लिख दिए, बात खत्म। तो ये सुनील कुमार धनवंता जी की कॉपी इसीलिए लाया था। लोग सोचते हैं कि टॉपर्स बहुत अलग तरीके से लिखते होंगे, भाई उनकी सोच में ही एकदम आईएएस वाली झलक आती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग साधारण होते हैं। सभी लोग वैसे ही दुनिया में आए हैं जैसे आप आए हो, तो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। बस आपको तरीका थोड़ा अलग से करना पड़ेगा कि हाँ भाई इस तरह से चीज़ों को प्रदर्शित किया जा सकता है जिससे कि एग्जामिनर को चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो सके, क्योंकि उसके पास बहुत अधिक शब्द समय नहीं है कि आपके पूरे आंसर्स को पूरे डिटेल में पढ़ने बैठेगा। अगर पढ़ भी लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा चीज़ें।
क्योंकि यूपीएससी है तो जाहिर सी बात है वो आंसर को तो पूरा पढ़ेंगे, बीए बीएससी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वो उतना इम्पैक्ट नहीं देगा। अगर आप उनको खंडों में या टॉपिक वाइज या फिर जो है क्रमानुसार दिखाते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कोई भी दोस्त आपका अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उनको रिकमेंड कर सकते हैं हमारा चैनल, जहाँ पे हम लोग आंसर राइटिंग के साथ साथ यूपी पीसीएस और यूपीएससी के प्रश्नों को लेकर सदैव हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।